हेलो एवरीवन। नंदिनी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने शायद पिछली क्लास में एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस की थी। देखिए, एनसीईआरटी डिस्कस करने का पर्पस ये है कि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि जब भी आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। ये जो एनसीईआरटी है इसके अंदर बहुत ही सिंपल फॉर्मेट के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही स्टोरी फॉर्मेट के अंदर बातें की गई है, कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में बातें की गई है, ताकि स्टूडेंट को बहुत ही ईजी रहे चीज़ों को समझने के लिए। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में हमने कुछ बेसिक्स किए थे, जो कि मैंने आपको बताया मोस्टली आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड थे। ठीक है, आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। उसके अंदर जो भी टॉपिक्स होंगे मोस्टली वो मेन से रिलेटेड है। वो आपका एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए कि आप इकोनॉमिक्स को किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, क्या एग्जाम्पल्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मोस्टली आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, वो मोस्टली मेंस रिलेटेड टॉपिक के अंदर आएगा, दैट इज इन पेपर नंबर 3, GS 3। तो टॉपिक एनसीईआरटी का बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वी विल मोस्टली टॉक अबाउट द डेवलपमेंट। इकोनॉमिक के अंदर जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, एंड ह्यूमन का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादातर बातचीत करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले आप सबसे पहले नंदिनी आईएएस पे जा सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मैराथन लेके आएंगे इकोनॉमिक्स की, देन ज्योग्राफी की, देन हिस्ट्री की। सारे जीएस के सब्जेक्ट जो हैं वो आपके इस तरीके से हम कवर करवाएंगे, ताकि आप अपना प्रीलिम्स और मेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से लिख पाएँ और आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। सो मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एनसीईआरटी जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट पे जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो, अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो हार्ड कॉपी से भी आप बना सकते हैं नोट्स। इसके अंदर जो भी मैं बातें बोलूँगी आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्मॉल स्मॉल जो है वो टर्म्स यूज़ करके टर्म्स को नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और वही आपके नोट्स होंगे। ठीक है, नाउ चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टोरी फॉर्मेट के अंदर चीज़ें दी गई है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या बुक पढ़ेंगे, इसके अंदर वो ब्रीफ के अंदर बताया गया है। देन सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ाया जाएगा वो ब्रीफ के अंदर, और थर्ड चैप्टर के अंदर और फोर्थ चैप्टर की यहाँ पे समरी लिखी गई है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जो 3 चैप्टर है स्टार्टिंग के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फोर्थ चैप्टर है वो मोस्टली आपका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बट वो मोस्टली आपका टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो आप उसको करंट अफेयर से लिंक करके और जो भी ऐड प्रोविजंस, नए प्रोविजंस आए हैं वो आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि हर एनसीईआरटी के स्टार्ट होने से पहले एक प्रिएम्बल दे रखा होता है। आप इसको बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, क्योंकि इसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, प्लस इंटरव्यू के अंदर भी कई बार आपको प्रिएम्बल के बारे में चीज़ें पूछ ली जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोल, आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा इसको हम कह सकते हैं। तो आप प्रिएम्बल के बारे में भी ज़रूर पढ़ लिए। नाउ चैप्टर नंबर 1 इज डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सी, आपने कई चीज़ें बार सुना होगा कि लोग मेट्रो सिटीज़ में रहना चाहते हैं या टियर 1 सिटीज़ में रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि स्टूडेंट को घर वाले बोलते हैं या वो खुद ही बोलते हैं कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई बहुत बड़े बड़े CEO, MD या बहुत बड़े बड़े को फाउंडर और फाउंडर जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेस देते हैं। उनकी बातों में एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, सोसाइटल एस्पेक्ट होता है, और वो अपने रियल टाइम के एक्सपीरियंस को भी इस तरीके से बताते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनकी पर्सनालिटी से। आप आजकल के ज़माने में आप पॉडकास्ट देखते होंगे, तब आपको ये पॉडकास्ट वगैरह देख के ये रियलाइजेशन होता है कि ह्यूमन में कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस है, और ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे अच्छे वेज़ में अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करता है। तो बेसिकली
अगर आपको 2 पर्सनैलिटी चूज़ करनी पड़े, एक जो कि दोनों जो कंपैरेटिवली लैडर के अंदर हाई इनकम पे हो, बट उनको बोलना ही नहीं आता, उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, तो आप शायद ज़्यादा मन प्रभावित नहीं होंगे, उनसे मनमोहित नहीं होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक पर्सनैलिटी है जिनकी कंपैरेटिवली उनसे सैलरी कम है, इनकम कम है, बट उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये बात कहते हैं ना कि ऑरा होना चाहिए। तो वो अगर हमें मिलता है तो हम उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी कही-कही बातों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। चाहे आप कोई बॉलीवुड एक्टर देख लीजिए, चाहे कोई एमपी देख लीजिए, या कोई पार्लियामेंट्री मेंबर्स देख लीजिए, ठीक है? या फिर कोई आईएएस ऑफिसर देख लीजिए, या फिर कोई को-फाउंडर या बिज़नेस एसोसिएट देख लीजिए। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कुछ पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। क्यों? क्योंकि यू लाइक द वे दे टॉक, यू लाइक द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल और उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, राइट? तो यहीं पे हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो इसके फर्स्ट लाइन में दिया है, डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल एस्पेक्ट होता है, हर सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। एक तो हम मोस्टली यहाँ पे इकोनॉमिक की बात करेंगे और सोसाइटी की बात करेंगे कि सोसाइटी और इकोनॉमिक के अंदर डेवलपमेंट का क्या मतलब है। नाउ यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है कि हमारे साथ बहुत सारी डिज़ायर्स होती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के अंदर डिज़ायर्स होती है कि हमारे को गाड़ी और बंगला चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को डिज़ायर्स होती है कि ठीक है, हमें घर कम चलेगा, हम मेट्रो से ट्रैवल कर लेंगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही पीस चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें, या हम अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकें, हम बहुत ही पीसफुल और शांतिपूर्वक तरीके से रहना चाहते हैं। तो दोनों दोनों अलग-अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे एक हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब होता है जहाँ पे आपके पास मटीरियलिस्टिकली सारी चीज़ें हों, कार हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब तरीके की चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पे जो इंसान जो ओवरऑल लाइफ चाहता है, एक्सपेक्ट करता है, ट्रैवल करे, पीस बनाए, अच्छे रिलेशंस हो, फैमिली के साथ अच्छा सब कुछ हो, हेल्थ उसकी अच्छी हो, एजुकेशन उसकी डिसेंट हो, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो होता है वो मेनली रिलेटेड होता है कि आपकी कितनी इनकम है, क्वांटिटेटिव। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है? अब उसी डेवलपमेंट के बारे में हम देखना चाहेंगे कि कंट्री को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए या डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भूटान। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भूटान की काफ़ी अच्छी रैंक है, बट अगर हम यूएस की बात करें या फिर बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ की बात करें, लाइक इंडिया की भी अगर हम बात करें या चाइना की बात करें, तो हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर रैंक जो है वो काफ़ी नीचे आती है। बट भूटान अगर देखें तो बहुत ही छोटी कंट्री है, वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर पावर है, ना उनके पास कोई प्रॉपर थर्मल एनर्जी है, ना वहाँ पे कोई एज सच प्रॉपर रोड्स बनी है, या उनका कोई बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, या कोई वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी रैंक इन सब में बहुत नीचे आती है। बट वहाँ के लोगों का जो हैप्पीनेस है, वहाँ के लोग जो खुश मिजाज के होते हैं, वहाँ उनकी रैंक जो है वो नंबर 1 आती है, ठीक है? उसके बाद आप एट द सेम टाइम आप जापान का एग्जांपल ले लो। जापान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के इंसिडेंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। वहाँ की इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एआई टूल्स है, रोबोटिक्स है, सब कुछ आर्टिफिशियली वहाँ पे साइंटिफिकली और आर्टिफिशियली काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, बस, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज़ अ वेरी वेरी कमेंडेबल। बट फिर भी वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लेस है, क्योंकि वहाँ का ह्यूमन जो है वो इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वो खुश रह सके, ठीक है? सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। सो ग्रोथ के अंदर भूटान हो सकता है पीछे हो, लेकिन अगर ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर भूटान जो है वो नंबर 1 पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लाइफ जो है वो कैसे बेटर की जा सकती है? क्या लोग साथ रह के लाइफ को बेटर कर सकते हैं? या फिर एक कंट्री जो है उसको कैसे लीड करना चाहिए अपने सिटीजन्स के साथ? अच्छी ग्रोथ देके करना चाहिए या अच्छा डेवलपमेंट देके करना चाहिए? तो ये पूरा डिबेट जो है वो इसी चैप्टर के अंदर चलेगा। हो सकता है कि आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, आपको लगता हो कि नहीं कोई बात नहीं, हमें कम शांति चलेगी लेकिन हमें पैसा ज़्यादा चाहिए, हमें हमारे पास कार होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों में से कुछ को ये लगता हो, बट एट द सेम टाइम आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता हो कि नहीं, हमें डेवलपमेंट चाहिए, वी एस्पायर फॉर द पीस, वी एस्पायर फॉर द हारमोनियस रिलेशनशिप,
बट ठीक है, गाड़ी नहीं हो तो चलेगा, कोई बात नहीं, विल मैनेज। तो ये यहाँ पे दिस दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इस टॉपिक के अंदर, इस एनसीईआरटी के अंदर आप अपने पर्सपेक्टिव बनाओगे, आप अपना व्यू पॉइंट जो है वो रखोगे। इससे आपको पता चलेगा कि ठीक है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ओके आई विल पुट दिस इन द वर्ड्स इन माय आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसी तरीके के बारे में बात की गई है। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। एज आई टोल्ड यू कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं। कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं कार होनी चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए कार नहीं चलेगा लेकिन शांति होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स के अंदर इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रखा है। नाउ अब आपकी ड्यूटी आती है कि आप इस पे नोट्स बना के ये लिखें, थोड़ा समरी करके अपने नोट्स के अंदर आप बना के लिख सकते हैं कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्या मीनिंग है दोनों का, वो आप इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। सी यहाँ पे दे रखा है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, इट मे नॉट इवन बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स। जैसे कि अभी हमने भूटान और जापान का एग्जाम्पल लिया। जापान कहता है कि हमें हैप्पीनेस से कोई मतलब नहीं है, हम लोग ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हैं, हमारे लोग जो है वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग वेल, दे आर सेविंग वेल, वो इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहे हैं, साइंटिफिकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। तो हमें नहीं चाहिए कि हमारे लोग खुश रहें, दुख होके भी काम कर रहे हैं, बट कंट्री वाइज अगर हम देखें तो हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, यूएस हमारा अलायंस है लाइक दैट। लेकिन भूटान कहता है कि कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ पे मेट्रो आए, ठीक है, हमें नहीं चाहिए कि लोग हमारा बहुत ज़्यादा अर्न करें, लेकिन हम बहुत अंधे खुश मिजाज के हैं, जितना हम पकाते हैं उतना ही हम खर्च कर देते हैं और उतना ही हम खाते हैं। तो लेकिन ज़रूरी नहीं कि जापान के लिए भूटान वाले लोग जो हैं, भूटान का जो डेवलपमेंट है या भूटान जिस तरीके से अपने डेवलपमेंट को देखता है वो गलत है, और भूटान के लिए भी जो जापान कर रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं है। दोनों का अपना इंडिविजुअल डिसीजन है और दोनों कंट्रीज़ की अपनी इंडिविजुअल डिज़ायर्स है, राइट। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि ज़रूरी नहीं कि एक का डेवलपमेंट जो हो वो दूसरी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, इट्स नॉट द केस। तो दिस लाइन, आप ये लाइन जो है वो अपने नोट्स के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। नाउ इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम और अदर गोल्स का मतलब ये है कि हमेशा इंसान चाहता है कि उसको बेटर वर्क मिले, रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले और डिसेंट प्राइस मिले, जो भी उनकी क्रॉप्स होती है या वो कोई सर्विस प्रोड्यूस करता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो इंसान देखता है, वो होता है कि वेजेस तो मिल रहे हैं लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रेस्पेक्ट मिले, हारमोनी मिले, म्यूचुअल रेस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले, अपने अपने बात को एक्सप्रेस करने के चांसेस मिले। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, एक कंपनी है, वहाँ पे आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है बट आपकी वहाँ रेस्पेक्ट नहीं है। वहाँ पे आपको अगर 10 घंटे की जॉब का बोला जाता है तो आपको 12 घंटे बैठाया जाता है, आपको छुट्टी नहीं दी जाती है, ठीक है, आपके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है, कंटिन्यूसली आपके ऊपर सीसीटीवी पर निगरानी रखी जाती है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो आप वहाँ पे काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करोगे, आप बोलोगे इट इज़ अ टॉक्सिक इन्वायरमेंट। बट एक कंपनी है, वहाँ पे आपको उस कंपनी से कंपैरेटिवली कम सैलरी मिल रही है, बट वहाँ पे एम्प्लॉय साथ में खाना खाते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के काम का अप्रिसिएशन है, वीक ऑफ होता है, कोई इस तरीके का सर्विलियंस नहीं है, अपने बात आप रख सकते हो, अपने ओपिनियंस रख सकते हो, अपने पॉइंट्स पुट अप कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको काम करने के में ज़्यादा मज़ा आएगा और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सिमिलरली फार्मर्स के साथ भी यही है कि वो चाहता है कि उनकी जो क्रॉप्स उगाई गई है उनको लोग खरीदें, उनकी इनकम जो है वो बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी चाहता है कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रेस्पेक्ट मिले। आप अगर कहीं पे भी अगर सब्जी खरीदने जाते हो मंडी के अंदर, तो अगर आप देखते हो, अगर आप बदतमीज़ी से बात करते हो, चाहे आप कितने भी बड़े होलसेलर के डीलर क्यों ना हो, आपको क्रॉप्स नहीं बेची जाएगी, क्योंकि दैट रेस्पेक्ट एंड हाउ यू टॉक विद अदर्स, कितने हारमोनियसली और पीसफुल तरीके से बात करते हो, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इस लाइन को भी नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स।
but the quality of our life also depends on the non-material thing as mentioned above. Non-material things मतलब ये material things का मतलब हमेशा होता है मनी वाइज, कि आप मनी किस तरीके से, मनी जो चीज़ें खरीद सकती है उसको हम बोलते हैं मटीरियलिस्टिकली चीज़ें। लेकिन नॉन मटीरियल चीज़ों का मतलब होता है जिनसे मनी नहीं खरीद सकती। फॉर एग्जांपल आपकी फ्रीडम, आपकी रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पीस, ये मनी नहीं ले सकता है। कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे इंसान की इनकम अच्छी होती है बट उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, उनका एजुकेशन अच्छा नहीं होता है, उनके म्यूचुअल घर में रिलेशंस अच्छे नहीं होते, फैमिली एक दूसरे के साथ कभी मिलती नहीं है, बहुत कंटिन्यूसली उनके यहाँ पे क्वार्रल होता रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखते हो, वो उसको हम ये कहेंगे कि नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ें। ठीक है, तो आप अब सिमिलरली आप ये सोच सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका सिबलिंग हो, जिसके साथ आप इस तरीके का डेवलपमेंट शेयर करते हो, एक बॉन्ड शेयर करते हो, जहाँ पे अगर आप परेशान हो तो ही और शी लिसन्स टू यू, ही गिव्स यू सजेशन, आप उसकी बातों को सुनते हो, वो आप उनको सजेशन देती हो। तो ये इस तरीके का जो रोल है, दैट रोल इज कॉल्ड डेवलपमेंट। दिस इज़ अ सिमिलर एग्जाम्पल, जो कि मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, जो कि मैंने आपको बताया कंपनी 1 है और कंपनी 2 है, उन दोनों का जो कल्चर है, कहाँ पे आप वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करोगे। नेशनल डेवलपमेंट की बात ये है, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारे नेशनल का, ज़रूरी नहीं कि नेशन का डेवलपमेंट तभी हो जब सिर्फ पैसा आ रहा हो। नेशन का डेवलपमेंट में ये भी हो सकता है कि एक उस कंपनी में काम करने वाले लोग एग्जिस्ट कर रहे हो जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रही बट इनकम बढ़ रही हो, और दूसरा एक कंपनी में ऐसे काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे कंपनी में पैसे कम हो बट उनको रिस्पेक्ट मिल रही हो, पीस मिल रही हो। तो दोनों लोग साथ में एक ही कंट्री के अंदर रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो कंट्री का जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब इन दोनों के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है ओवरऑल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि एक कंट्री के अंदर ऐसे ही लोग रहते हो सकता है भूटान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हो जो कि चाहते हो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रेल्स बने, रोड्स बने, एक्सेट्रा। और हो सकता है जापान के अंदर भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हो जो ये सोचते हो कि नहीं, हमें मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है, हमें अपनी बातें शेयर करनी है, लाइक दिस। तो दोनों जगह अलग अलग तरीके के लोग रह सकते हैं, बट हम एवरेज मानते हैं कि एवरेज पॉपुलेशन और मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या चाहती है, उसके बेसिस पे हम जो है रैंक्स जो है वो डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करते हैं किस कंट्री की कितनी ग्रोथ है और किस कंट्री का कितना डेवलपमेंट है। नाउ सिमिलरली, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और अ स्टेट। डिफरेंट कंट्रीज़ और कंपेयर को कैसे स्टेट की जा सकती है। सबसे पहले तो उनके अंदर हो सकता है कि कुछ सिमिलैरिटी हो सकता है कि उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हो। अगर आपको एक स्टूडेंट को कंपेयर करना हो, दो स्टूडेंट को कंपेयर करना हो, तो आप कैसे कंपेयर करोगे। सबसे पहले तो ये देखोगे कि वो कितना पढ़ता है, कितने उसके मार्क्स आ रहे हैं। एक तो ये देखा, बट सिर्फ मार्क्स एक रीज़न नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी की हेल्थ ख़राब हो, उसकी वजह से उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो जिसकी वजह से मार्क्स नहीं बन पा रहे हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टूडेंट की देखते हैं हेल्थ कैसी है, तो उनकी हाइट देखते हो, उनका वेट देखते हो, देन आप देखते हो कि स्टूडेंट में टैलेंट कितना है। ठीक है, और फिर देखते हो कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कितना है। हो सकता है कि एक अच्छा स्टूडेंट जो कि अच्छी मार्क्स लेके आ रहे हो, बट वो दूसरी एक्टिविटीज़ हो गया, ड्रग्स हो गया, किसी में इन्वॉल्व हो। बट एक स्टूडेंट जो कि डिसेंट हो, अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे हो, एवरेज लेके आ रहे हो, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, पीसफुल है। तो दोनों स्टूडेंट को कंपेयर किस तरीके से, किस बेसिस पे किया जा सकता है। वो सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे नहीं, उनके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही वो है कि हम किस तरीके से उनको करेंगे डिफरेंशिएट। तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि मैंने आपको बताया। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उनकी हाइट हो गई, उनके पढ़ने का तरीका हो गया, उनका टैलेंट हो गया, इनके बेसिस पे हम उनको करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिसिप्लिन हो गया, उनके बेसिस पे भी हम करेंगे। तो सिमिलरली कंट्रीज़ को किस बेसिस पे किया जाता है। हम कैसे मान लेते हैं कि यूएसए सुपर पावर है, हम कैसे मान लेते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। ऑब्वियसली हम उनके ग्रोथ के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट करते हैं। बट डेवलपमेंट की अगर बात आती है तो डेवलपमेंट के बेसिस पे हम भूटान को आगे मानते हैं क्योंकि उनका हैप्पीनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो इनके अंदर इनकम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि इनकम 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 कैसे देखा जा रहा है। तो जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ये बोला कि कंट्रीज़
2019 का डेटा है, ठीक है, आप इसको रीचेक कर सकते हो फॉर 2025। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 2019 के अंदर ये बोला था कि कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम हो, वो उनको हम कहेंगे हायर इनकम कंट्रीज और रिच कंट्रीज। लेकिन इनकम जिनकी $2500 से कम हो, उनको हम लो इनकम कंट्रीज कहेंगे। तो इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में से आता है, क्योंकि हमारी जो एवरेज इनकम है यहाँ पे वो लोगों की है $6700 पर एनम, ठीक है। तो अब आप ये रुपीस को डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। एट प्रेजेंट आई थिंक 81 रुपीस से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपीस पर एनम है, उनको हम लो मिडिल क्लास कंट्रीज बोलते हैं। इसके बेसिस पे जो है यहाँ पे कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। दूसरे क्राइटेरियाज भी होते हैं। दूसरे क्राइटेरिया अगर देख लोगे, अगर हम जैसे इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं, तो इंडिया के अंदर हम मानते हैं कि कुछ स्टेट ज़्यादा डेवलप है, लाइक केरला ज़्यादा डेवलप है, कर्नाटका ज़्यादा डेवलप है, महाराष्ट्र ज़्यादा डेवलप है। वाई? बिहार, देन आपका राजस्थान, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वाई दे आर नॉट डेवलप? तो उनको डेवलपमेंट क्यों ज़्यादा डेवलप नहीं है ना? तो हम उनको भी यहाँ पे इनकम के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम उनकी कैसी है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उन्होंने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया है। उनके बेसिस पे देखते हैं कि कौन सा स्टेट जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अच्छे टॉप नंबर पे आता है, ठीक है। ये पुराना डेटा है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। बाकी हम ये भी देख सकते हैं कि केरला जो है वो जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बट वहाँ का जो लिटरेसी लेवल है वो 100% है। वहाँ का हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 100% है। तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वहाँ के लोगों का जो हैप्पीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो डेवलपमेंट में हम एक तरीके से अगर हम इनकम हटा दें तो हम केरला को ज़्यादा आगे मानेंगे। ठीक है। सिमिलरली केरला के अंदर अगर हम बात करते हैं तो केरला के अंदर हम ये भी देखते हैं कि मनी जो है इट कैन नॉट बाय, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव, ठीक है। मनी जो होता है वो सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, बट वो अपनी किसी बीमारी का इलाज ही नहीं करवा पा रहा हो, क्योंकि नॉन क्योरेबल डिजीज़ हो, या फिर हो सकता है कि उनको मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहा हो। तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। सो इनकम जो है वो एक कंप्लीट एडिक्वेट जो कहते हैं इंडिकेटर नहीं है। आपका मेजर इंडिकेटर जो होता है वो आपका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसी है, आप कैसे म्यूचुअली रेस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ रह रहे हो, हार्मनी कैसी है आपकी, उसके बेसिस पे जो वो इंडिकेटर्स भी जो हैं वो मैटर करते हैं। दूसरा, हो सकता है कि केरला इतना डेवलपमेंट नहीं हो, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने अभी आपको बताया हेल्थ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी लो है। इसकी वजह से ये है कि वहाँ के लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटी और बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी और ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो है वो मिली हुई है, ठीक है। वहाँ का पीडीएस सिस्टम भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि इनकम एक क्राइटेरिया है, तो इनकम कभी भी एक क्राइटेरिया नहीं है। नाउ दिस डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो आप ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जाओगे, अनकैड निकालता है, ठीक है। आप जाओगे और ये इसको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ोगे, ठीक है। इट इज़ पब्लिश बाय द यूएनडीपी, ठीक है। आप जाओगे और इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, इसका क्या प्रेजेंट डेटा है, क्या रहेगा डेटा, उसके बारे में आप इसको देखोगे। इट्स अ टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स। नाउ अगेन आई टोल्ड यू, लास्ट में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इजंट इट सरप्राइजिंग दैट द स्मॉल कंट्री आर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रेस्पेक्ट एंड अ बिग कंट्री लाइक आर्स हैज सच अ लो रैंक इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका मतलब यही है कि श्रीलंका जो है वो, या भूटान हो गया, वो हमारे से ज़्यादा हैप्पीनेस के अंदर आगे है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर भी आगे है, क्योंकि डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर एजुकेशन देखी जाती है, आपकी हेल्थ भी देखी जाती है और आपकी पर कैपिटा इनकम के साथ। तो जो कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट इज़ रियली रियली ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अभी एक और चीज़ आ गई है। अभी हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखते हैं कि किस कंट्री ने ज़्यादा इन्वायरमेंट डिग्रेड किया है, कितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो हम जो है कंट्री के अंदर दूसरे दो कंट्रीज़ को कंपेयर करते वक्त देखते हैं।
ऐसा देखा जाए तो कोई भी डेवलप कंट्रीज़ कभी भी डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। बट ठीक है, सबकी अलग अलग थ्योरीज होती है ऑब्वियसली। ग्रोथ और डेवलपमेंट का तो डिबेट जो है वो हमेशा बहुत सालों से चलता आ रहा है, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये तो सही चीज़ है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि सारी चीज़ें पैसों से ही की जा सकती हो, है ना। पैसे और मेंटल हेल्थ का एक्चुअली डायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वेल्दी लोग होते हैं लेकिन वो अपनी जीवन के अंदर, पर्सनल जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, दुखी रहते हैं। बहुत सारे क्राइम्स होते हैं उनके साथ, सीक्रेट्स होते हैं, हार्ट ब्रेकिंग रिलेशंस होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो पैसा तो नहीं खरीद पा रहा है उन चीज़ों को। नाउ chapter number 2. Chapter number 1 is very simple. I hope you liked it. If you liked it, then you can share it with your friends. You can make comments also. ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी ओरल बात करें तो ये आपको काम आएगा मेंस के अंदर। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस ऑल्सो इस टॉपिक को लेके। ऐसे लिख सकते हो आप, इसके ऊपर PYQ देख सकते हो, क्वेश्चन आ रखा है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ अ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। मैंने आपको ये चैप्टर जो है, सेक्टर्स जो है वो आपको 9th क्लास के NCERT में के अंदर भी बहुत अच्छे से बताया था कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, उसको हमने बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आई थिंक आपको वो देखना चाहिए, ठीक है। आप रिविजिट कर सकते हो पहले लेक्चर्स को। नाउ पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अगर आप किसी नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का मतलब है कि आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल से अगर चीज़ें बना रहे हो या चीज़ें गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, डैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर जो होता है वो क्या किया जाता है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल से आप खेती करते हो, खेती के बाद आपकी क्रॉप सूखती है, तो डैट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद अगर आप देख लो कि भेड़े चलाना हो गया, लाइव अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, भेड़े चलाना हो गया, बकरी चलाना हो गया, गाय चराना हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी जो आएगी वो आपकी अलाइड एग्रीकल्चर में आ जाएगी। फिशिंग जिसको हम कहते हैं, डैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर वो आएगा जिसके अंदर आपको रॉ मटेरियल से कोई दूसरे फॉर्म में चेंज करने के लिए लेबर चाहिएगा। मीन्स रॉ मटेरियल है, उसको मशीन्स की हेल्प से आप दूसरा गुड्स जो है सर्विस फिर प्रोवाइड कराते हो, डैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी सेक्टर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि अगर वूल है तो वूल को आप डायरेक्टली अपनी बॉडी पे नहीं लपेटोगे, उसको मशीन्स चाहिएगी, उससे वूल से फिर आपके विंटर के क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, जैकेट्स वगैरह बनती है, हुडीज़ बनती है। सो इसके लिए जो लेबर चाहिएगा तो दिस सेक्टर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्टर। बेसिकली इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। देन नाउ उसके बाद यान को स्पिन किया जाता है, देन उनको फिर वीव किया जाता है क्लोथ को। सिमिलरली शुगर केन भी है, ठीक है। उसके बाद आप देखो हाउस मेकिंग है, डायरेक्टली ईंटों से तो नहीं बनता है, ईंटों को असेंबल किया जाता है, देन जाके कहीं घर बनता है बहुत सारे मटेरियल यूज़ करके। नाउ इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, लाइक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनको हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर कंसिडर किया हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कंसिडर करते हैं। एक होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो होता है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको मार्केटिंग लगेगी, उसके लिए मंडीज चाहिएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, एजुकेशन चाहिएगा, फार्मर एजुकेशन चाहिएगा। तो वो जो आपका सेक्टर आता है वो आता है आपका टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर आप देखो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उनको गुड्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो, ठीक है, वो भी आपका इसी के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी आपका टर्शियरी सेक्टर के अंदर आएगा। देन एक एजुकेशन के अंदर भी देखें तो एक टीचर है, कोई पढ़ा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है। बैंक हो गया आपका, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, कंपनीज हो गई, IT सेक्टर हो गया, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि आपको पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कराता है, लाइक वॉशरमैन हो गया, बार्बर्स हो गया, कॉबलर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, एंड पीपल डू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। रिसेंट
आईटी सेक्टर हो गया, कैफ़ेज़ हो गया, साइबर कैफ़ेज़, एटीएम बूथ्स हो गए, कॉल सेंटर्स हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनी हो गया, ये सभी पार्ट जो है वो सर्विस सेक्टर के हैं। आई होप अभी आप जभी भी किसी आंसर के अंदर अभी लिखेंगे तो आप प्राइमरी सेक्टर का नाम मेंशन कर सकते हो कि इन दिस प्राइमरी सेक्टर, इन दिस secondary sector, in this tertiary sector, like this. Okay, now ओके एक और चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर। कैसे जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि किसान ने इतना उगाया है, वो कितना उगाया है, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे वो हम उसके बेसिस पे देखते हैं कि कोई भी आपको अगर देखो कि गेहूं की, ऐसा नहीं है कि गेहूं का डायरेक्टली वो उठाया या केले का पेड़ को डायरेक्टली उखाड़ा और मंडी के अंदर बेच दिया। आपको केले बहुत ही अच्छे फॉर्म में मिलते हैं, राइट, साफ सुथरे, ऐसा नहीं पेड़ों के फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें मार्केट तक मिलता है तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस के फॉर्म में मिलता है, राइट। तो हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज को होता है वो देखते हैं कि कितना काउंट हो रहा है, उसी के बेसिस पे हम गैस करते हैं कि अच्छा इतना हमारा प्रोडक्शन हुआ है। जैसे कि अंदर एक फार्मर जो है, जो एक आटा बेचता है फ्लोर मिल को 20 रुपये पर केजी, लेकिन मिल उसको क्या करती है, ग्राइंड करती है और वीट और उसे आटा बना के बिस्किट कंपनी को बेच देती है 25 रुपीज़ पर केजी। कंपनी, जो बिस्किट की कंपनी है, उन्होंने क्या यूज़ किया, फ्लोर यूज़ किया, शुगर यूज़ किया, ऑयल यूज़ किया, उसके बाद वो पैकेट बनाती है और लेट्स से वो पैकेट मार्केट के अंदर बेचती है 80 रुपये के अंदर, ठीक है, 20 रुपीज़ पर पैकेट, ठीक है। तो बिस्किट जो हैं वो फाइनल गुड्स हैं और वो ही जो होते हैं फाइनल गुड्स वही कंज्यूमर तक पहुंचते हैं और फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो होता है वही कैलकुलेट होता है इकोनॉमी के अंदर कि यही हम, और वही जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अब देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड कौन कौन से लगे। एक बिस्किट बनाने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या क्या होंगे, ऑयल होगा, आटा होगा, फ्लोर। तो इनको हम गुड्स को कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स बनाने के लिए। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए क्या इंटरमीडिएट होंगे, ऑयल होगा, देन पोटैटोज होंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं फाइनल के अंदर, और जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज हर सेक्टर के अंदर प्रोड्यूस होता है वही मानते हैं कि उस सेक्टर के अंदर उसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर हमें जो प्रोडक्शन मिलता है वो हमें सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और वहीं से हम जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करते हैं विद इन अ कंट्री। तो एक कंट्री के अंदर जितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज कैलकुलेट होता है उसको हम बोलेंगे जीडीपी। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आता है कि आप अपने दिमाग से सोच के बताओ कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जीडीपी जो मिलेगी वो हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा या फिर सर्विस सेक्टर से मिलेगा। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। आप इसका आंसर जो है वो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। इंडिया के अंदर हम बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कंट्री के अंदर हमारा जो एग्रीकल्चर है प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। इंडस्ट्री जो है कंपैरेटिवली कम है। ये डेटा आपको नए इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिल जाएगा कि एग्रीकल्चर के अंदर हम कितना यूज़ करते हैं, सेकेंडरी में कितना यूज़ करते हैं, टर्शरी में कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर टर्शरी सेक्टर जो है वो धीरे धीरे बहुत इंप्रूव होता जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, देन आईटी सेक्टर्स है, बैंक्स है, इंश्योरेंस है, ये सारी बेसिक सर्विसेज जो हैं वो हमें प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर भी जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होता है, इंडस्ट्री अच्छी होती है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होता है, हमें एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, प्रॉपर हमारा रेल नेटवर्क चाहिए, ट्रेड स्टोरेज चाहिए, ग्रेनरीज चाहिए। तो वो हमें जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, टर्शरी सेक्टर। तो इसकी वजह से भी हमारा टर्शरी सेक्टर जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तीसरा एक पॉइंट है कि बहुत सारे हमारी कंट्री के लोग जो है वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत सारी सर्विसेज डिमांड करती है, जैसे कि
ट्रैवल हो गया, अगर मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आप बहुत सारी चीज़ें प्रेफ़र करोगे ना कि हम अच्छे एजुकेशन में जाएँ, अच्छा जिम जॉइन करें, अच्छी अपना हेल्थ चेकअप कराएँ, देन ट्रैवल करें, टूरिज़्म करें, है ना? प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग ले कोई कुछ कोर्स सीखना चाहता है, तो इनकम के बढ़ने की वजह से भी हमारा टर्शियरी सेक्टर जो है वो धीरे-धीरे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। दूसरा एक है कि धीरे-धीरे आपका आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है? देन आपका धीरे-धीरे रोबोटिक्स हो गया, देन धीरे-धीरे आपका एआई हो गया। इन सारे टूल्स की वजह से भी हमारा जो ये वाला सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, टर्शियरी सेक्टर। और ये मोस्टली सभी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था मार्जिनल अब मैंने आपको एक लास्ट क्लास के अंदर बताया था सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको ये बताया था कि इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि उसका क्या मतलब था। अगर नहीं पढ़ा है तो पुराना वीडियो देखिए और देखिए सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब यहाँ मैंने आपको बताया था, बट फिर से ये टर्म रिपीट हुई है कि एक एग्रीकल्चर खेती के अंदर अगर मान लो 4 वर्कर की ज़रूरत है, बट वहाँ पे वो 4 वर्कर्स फार्मर से भी वो काम हो जाता है, लेकिन सिंस फैमिली में 6 मेंबर्स है तो 6 के 6 मेंबर्स जो है वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं और 6 के 6 लोग जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 2 एक्स्ट्रा पर्सन जो है दे आर कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयड, दे आर विलिंग टू वर्क, बट उनको आउटसाइड काम नहीं मिल रहा है तो वो घर में रह के कुछ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को एक तरीके से अंडर एम्प्लॉयड सेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको एक चीज़ से डेली कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं उनमें भी आपको ये देखने को मिलता है कि किसी ने आज घर बनाने का सोचा तो 3 महीने तो डेली लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो विलिंग तो है काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ये गवर्नमेंट सर्विसेज जो है उसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम्स है बहुत सारी, तो वहाँ से हमें जो है वो इस तरीके से हम मोर एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बैंक लोन्स देती है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इरिगेशन फैसिलिटी है, स्कॉलरशिप है, ये सारी चीज़ें जो है, एमजी नरेगा है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की है और इसके अंदर भी आज से कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब हम करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं तो इसके बारे में हम कर सकते हैं डिस्कस। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आपने देखा होगा कि जो मोस्टली ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा पेड लीव्स होती हैं, उनके पास सैलरी टाइम पे आती है, ग्रेच्युटी होता है, पेंशन होता है। लेकिन कुछ होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर आपने कभी देखा है कि या कोई जो ऑटो चला रहे हैं या भैया या कोई रिक्शा पुलर है, वेंडर स्ट्रीट वेंडर्स है, क्या उनके पास ऐसा कुछ होता है कि उनकी पेंशन आ रही है, उनकी रेगुलर इनकम हो रही है, या फिर उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली अगर देखे जाए तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो गया। इसको ऑर्गेनाइज कहते हैं क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही फॉर्मल प्रोसीजर्स और लोन्स के साथ या फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के साथ जो है वो की जाती है। ठीक है, देन दूसरा हो गया सोशल सिक्योरिटी करती हैं, ठीक है? उनका कोई फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आज 7 बजे बुलाया तो कल 7 बजे जाएँगे, नहीं, उनके फिक्स आवर्स होता है कि 7 टू 5:30, ठीक है? कभी-कभी इमरजेंसी में एक्सटेंड करना पड़ जाता है, बट रेगुलर आवर वही होंगे। सैलरी हर महीने के अंत में आएगी, ठीक है? उसके बाद आपको अगर रिमूव किया जाएगा तो आपको 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? उसके बाद उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, उनको हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, उनको अच्छा पानी मिलता है। लेकिन सिमिलरली अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो होंगे वो आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल होंगे। एक स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, रिक्शा पुलक होते हैं, उनका कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है? एंड येस ऑब्वियसली वो टैक्स भी नहीं पे करते हैं, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले टैक्स भी पे करते हैं। ठीक है, वो कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि अरे आज पोहे की दुकान लगी नहीं है, कल लगी थी, वो कल आएंगे भैया। बट ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर इस तरीके से नहीं चलता है, ठीक है? दे अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी टू इवेट टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉ दैट प्रोटेक्ट द लेबरर्स। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोग टैक्स को इवेट करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग करेंगे। टैक्स को इवेट वही लोग करेंगे ना जहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल होगा। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा तो वो इवेट भी नहीं करेंगे। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर पे टैक्स पॉसिबल होता है तभी वो इवेट करते हैं।
दीज आर दैट थिंग्स, टर्म्स हैं जो आप कर सकते हो। दूसरा, एक हम एक्टिविटी के बेसिस पे अभी हम डिवाइड करते हैं कि कौन जो है वो कंपनी को ओन कर रहा है। तो उसके बेसिस पे भी एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। आप सभी लोग पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी एग्जाम हो गया या गेट हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग में भी वो जो पब्लिक बैंक्स हैं ना, गवर्नमेंट बैंक है, तो वो जिनमें एसेट्स जो होता है वो कौन ओन करके रखता है? गवर्नमेंट ओन करके रखती है, और गवर्नमेंट ही उनको सैलरी देती है, सर्विसेज देती है, ठीक है। उसको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर वो होता है जहाँ पे डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो होते हैं वो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज के पास में होता है, जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर हो गया, लाइक दैट। खैर एक्सेंचर बाहर की कंपनी, बट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, रिलायंस हो गया, लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम करता है कि मोटिव, उनका मोटिव होता है कि हमें, इंडिविजुअल कंपनीज हैं, हमारा मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है उनका मोटिव सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है। बहुत सारे यहाँ पे भी आप यहाँ पे डिबेट कर सकते हो कि पब्लिक सेक्टर के क्या फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के क्या फ़ायदे हैं, और वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है कि पब्लिक सेक्टर में जो रहते हैं उनके फ़ायदे होते हैं कि उनको जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन मिलती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उनको 15 दिन के नोटिस पे, 1 महीने के नोटिस पे फायर किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर वालों को लोन भी जल्दी मिल जाता है, ठीक है, उनको सैलरी भी टाइम पे मिलती है, छुट्टियां भी मिलती है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो आप देख सकते हो पब्लिक सेक्टर के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिसिंग है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए तो आप लोग प्रिपरेशन करने आए हो, क्योंकि बिकॉज आप सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। नौ सेक्टर्स हो गए। सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट की। मनी एंड क्रेडिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके यूज़ में आने वाला है, डेली यूज़ में आपके आता है। अब आप गुड्स और सर्विसेज कोई भी चाहिए तो आप क्या यूज़ करते हो? मनी करते हो। आप अगर देखो कि मनी का यूज़ कितना है, हर जगह है। रिक्शा में जाओ मनी, मेट्रो का रिचार्ज कराओ मनी, कोई चीज़ खरीदनी है मनी, कोई पहनना है मनी। मनी का यूज़ जो है वो आप डेली लेवल पे जो है वो करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो आपको मनी चाहिए, कोई भी इंसान कोई चीज़ बेचता है तो उसको मनी चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो मनी का रोल जो है वो डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एजुकेशन के लिए आपको टीचर चाहिए तो आपको मनी पे करना पड़ेगा। हेल्थ में आपको चेकअप करवाना है तो यू हैव टू पे मनी। तो मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कोई भी कमोडिटी जो है वो खरीदी जा सकती है, ठीक है। पहले क्या होता था, बेटर बाटर सिस्टम होता था। अगर आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो तो ऐसा होता था कि अगर शूज़ को, किसी को शूज़ चाहिए और किसी को गेहूँ चाहिए, और उन दोनों के पास आपस में वो चीज़ है, तो वो दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। वो उसको शू के बदले गेहूँ दे देगा, वो गेहूँ के बदले उसको शूज़ दे देगा। दिस इज कॉल्ड बाटर सिस्टम। तो पहले मनी की ज़रूरत नहीं हो सकती थी, ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाटर सिस्टम से हो जाता था। लेकिन बाद में बाटर सिस्टम के बाद मनी का धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, करेंसी धीरे धीरे बनी। पहले पंचमार्क कॉइन्स बने, देन धीरे धीरे गोल्ड कॉइन्स बने, देन सिल्वर कॉइन्स बने, फिर मेटल कॉइन बने, फिर धीरे धीरे अब करेंसी की फॉर्म्स में चीज़ें आ गई हैं, है ना। हर एक कंट्री की एक अलग सी करेंसी होती है, जिसपे आरबीआई का ठप्पा होता है ना। वो कंट्री डिसाइड करती है कि उसकी करेंसी क्या होगी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम जो है वो मनी के बेसिस पे आए। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखना कि जब बाटर सिस्टम होता था, वहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी से अग्री कर जाती थी कि ठीक है, तुम मुझसे ये चीज़ ले लो, मैं तुमको ये चीज़ दे दूंगा, इक्वल हो गया। तो उसको डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स भी बोलते थे। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि हाँ, ये तो को इंसिडेंस हो गया कि तुम्हें शूज़ की ज़रूरत है और मेरे पास शूज़ है, तुम मेरे को गेहूं की ज़रूरत है, तुम्हारे पास गेहूं है। को इंसिडेंस हो गया, डबल को इंसिडेंस, ठीक है। लेकिन मनी इसको अवॉइड करता है, ठीक है। मनी एक तरीके से क्या काम करता है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गेहूं खरीदना है तो मनी उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तभी तो जाके मैं गेहूं खरीद पाऊंगी, ठीक है। तो मनी है, इंटरमीडिएट है, तभी गेहूं मेरे पास है और सेलर के पास गेहूं है एक्स्ट्रा, उसको बेचना है। दैट्स हाउ मनी वर्क्स इन द इंटरमीडिएट। इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ करेंसी की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा मॉडर्न मनी जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, करेंसी। करेंसी मतलब पेपर नोट्स और कॉइन्स, ठीक है।
अब अभी ध्यान रखना, करेंसी जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले पंचमा कॉइन्स होते थे, देन सिल्वर कॉइन्स, देन मेटल कॉइन्स, देन गोल्ड कॉइन्स। तो करेंसी जो होता है वो इस तरीके से यूज़ नहीं की जाती है। आप अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाओ, चांदी का सिक्का नहीं दे सकते, नहीं, आपको नोट ही देना पड़ेगा, चाहे वो 10 का हो या 20 रुपये का सामान हो या 50 रुपये का सामान हो, ठीक है। इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी जो नोट जो है वो इशू करती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप देखो ना, अभी 20 का भी आपको देखो अलग 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 तरीके के नोट्स आ गए, लाइक 50 का किस तरीके से है, 100 का कैसे है, 200, 500 तो 1000 रुपीज़। डीमोनेटाइजेशन में आपने देखा होगा कि 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स जो है वो कैसे चेंज कर दिए गए थे, राइट। तो वो कौन करता है, आरबीआई करता है, बट उसको कौन इंस्ट्रक्ट करता है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ मनी जो होते हैं वो बैंक के पास भी होते हैं, ठीक है। लोग अपने डेली नीड्स के लिए, ऐसा नहीं है कि चेक काट के दे दे। आप कल ग्रोसरी वाले भैया के पास जाओ कि भैया 100 का सामान दे दो और चेक काट के दे रहे हो, नहीं, वहाँ पे आपको करेंसी देनी पड़ेगी। लेकिन आप जैसे कोई बड़े ट्रांजैक्शन करते हो, बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉपर्टी डील्स के हो गए या सैलरी के हो गए, तो आप बहुत ज़्यादा आप चेक्स का भी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वो आपके मनी जो होता है वो आपके बैंक के अंदर डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो आप, और लोग अपने बैंक के अंदर पैसे क्यों डिपॉजिट करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेफ़ होती है चीज़ें, ठीक है। और प्लस बैंक भी वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो बड़े बड़े पैसों के साथ इंटरेस्ट जो है वो अर्न करता है। तो दैट्स हाउ इकोनॉमी के अंदर एक तरीके का साइकिल चलता है मनी का, और इसी तरीके से मनी जो है उनकी वैल्यू जो है वो बनी रहती है। जैसे मैंने अभी चेक का बताया, तो चेक भी एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखा जाता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, इंसान चेक पे ये जाता है बैंक पे और उस बैंक को दे देता है कि ये चेक है, तो उसके बंदे के अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और किसी को मिल जाते हैं जिसके नाम पे चेक जो है वो इश्यू है। कई बार जो है वो डिमांड डिपॉजिट में भी मिलता है, मतलब डीडी लगाते हैं लोग, चेक काट के एक डीडी लगा देते हैं कि डिमांड डिपॉजिट है, वो बैंक में जाएगा और उस वहाँ से पैसे निकाल देगा। तो ये बहुत सारे मॉडर्न फॉर्म है जिसके अंदर हमारे बैंकिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। ये बहुत ही डिटेल वाला टॉपिक है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम डिटेल के अंदर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर, क्लासों के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ अब आते हैं लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। बैंक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लोन भी देता है, राइट। जैसे किसी को बैंक के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक उनको क्या करेगा, लोन दे देगा कि ठीक है, हमने आपको इतने पैसे दिए बट कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ। तो आप धीरे धीरे, आपके पास 15 लाख की ज़रूरत है, 15 लाख आए, बैंक ने आपको लोन दिया कुछ इंटरेस्ट के बेसिस पे। तो जब आप चुकाओगे उस बैंक को धीरे धीरे वो पैसे, वो हर महीने आप ईएमआई से चुकाते रहोगे और उसी इंटरेस्ट के साथ आप चुकाते रहोगे। तो बैंक जो है वो इस तरीके की चीज़ें भी आपको देता है, और ये बैंक का मेन सोर्स ऑफ फंडिंग होती है लोन, ठीक है। सिमिलरली यही है, क्रेडिट इस बेसिस पे दिया जाता है कि ठीक है, हम आपको, बैंक जो है वो एक अग्रीमेंट साइन करवाता है कि ठीक है, हम आपको बैंक आपको लोन देगा, लेकिन इस प्रॉमिस पे देगा कि आप फ्यूचर में इनका पेमेंट जो है वो करोगे, ठीक है। तो लोग बहुत सारे लोन्स लेते हैं, कोई एग्रीकल्चर पे लोन लेता है, कोई हाउस लोन लेता है, ठीक है, कोई उसके बाद कार लोन लेता है, आजकल एजुकेशन लोन भी मिलने लग गए हैं, होम लोन मिलते हैं, तरह तरीके के आपको लोन जो है वो मिलता है, ठीक है। बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो लोन देते हैं। गवर्नमेंट, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं या नॉन एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वालों को नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम होती है चुकाने की। तो बैंक जब भी लोन देता है वो उस बेसिस पे देता है कि किसकी इनकम है, इनकम के बेसिस पे देता है, और उसका क्रेडिट स्कोर कितना है उसके बेसिस पे देगा। अगर किसी कम इनकम वाले को लोन दे दिया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में नहीं चुका पाएगा, बट किसी की इनकम हाई है, किसी का बैकग्राउंड सही है, तो वो उसके बेसिस पे देता है कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हमेशा जो है वो लोन देती है बैंक, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक नहीं चाहता कि ये पैसे जो हैं वो खो दिए जाए। अब ये क्यों नहीं चाहता वो हम पढ़ेंगे, एसएलआर, सीआरआर, है ना, रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैराथन जो है वो सिर्फ एनसीईआरटी के लिए है, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जब कवर किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें, इन पे डिटेल में बात होंगी। अब जब लोन डिमांड करता है तो कुछ लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो बैंक के पास कराना सकता है एज ए गारंटी कि ठीक है, अगर हमने लोन नहीं चुकाया तो आप हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर सकते हैं, या आप हमारी व्हीकल जब्त कर सकते हैं, या हम इतना गोल्ड के बेसिस पे हम आपको दे रहे हैं,
वो हम डिपॉजिट करा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोलेटरल। ये एक एसेट होता है जो कि बोरोवर होता है, वो ओन करता है और वो बैंक को देता है कि अगर हमने फ्यूचर में लोन नहीं चुकाया, हमारी ये गारंटी है, अगर हमने नहीं चुकाया तो आप इनको जो है वो हड़पा सकते हो और ये प्रॉपर्टी आपकी जो है वो हो जाएगी, और बैंक जो है वो प्रॉपर्टी सील कर लेता है फिर। ठीक है। Interest rate, collateral and documentation required and the mode of payment together comprises is called term of credit। अब टर्म ऑफ क्रेडिट जो है वो इनको टर्म ऑफ क्रेडिट ही बोला जाता है। वो डिपेंड करता है कि लेंडर कौन है, बोरोवर कौन है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उनके साथ डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट के एग्रीमेंट जो हैं वो साइन करवाए जाते हैं। मोस्टली फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लोन चाहिए, लेकिन फार्मर्स को मिलता नहीं है क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो इनको बहुत सारे कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो लोन देते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर को लोन मिलता है और फिर नॉन फॉर्मल सेक्टर को कम मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा लोन्स देते हैं। ठीक है। फिर आपका देखो मनी लेंडर्स देते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि अपने आसपास के लोगों से, कुछ लोग ज़मींदार से लोन ले लेते हैं कि यार थोड़े कम इंटरेस्ट के, बैंक से कम इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो कुछ लोग इस तरीके से, आपने देखा होगा कि एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होते वो, लेकिन इंडिविजुअल होते हैं जो कि दे देते हैं फैमिली लोन्स, फैमिली के अंदर लोन्स दे देते हैं कि ठीक है इसके अंदर आप कर लो, हम आपको लोन दे देते हैं, आप थोड़े धीरे धीरे चुका देना। ठीक है। फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज वही होते हैं, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स जिनको बोलते हैं। गवर्नमेंट देती है कुछ 1% लोन। ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से लोन जो है वो लेते हैं। अब ये ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को जल्दी मिलेगा। मीन्स अगर कोई एक आईटी सेक्टर में काम कर रहा है और एक स्ट्रीट वेंडर है तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस कि आईटी सेक्टर को ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक इनकम है, उनके पास एक सिक्योरिटी है। तो बैंक को बिल्कुल गारंटी रहती है कि हाँ ये फ्यूचर में हमें लोन जो है वो चुका देंगे। लेकिन स्ट्रीट वेंडर हो सकता है कि शायद नहीं चुका पाए। देख लीजिए। अगर इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट के बेसिस पे देते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा करने के लिए। ठीक है। देन कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो होते हैं कि वॉलंटरीली कुछ लोग मेंबर्स जो होते हैं 10-12 मेंबर्स वो आपस में मिलते हैं, कुछ एनजीओ टाइप का बनाते हैं और इस टाइप का एनजीओ और इस टाइप का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं कि लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा है सेवा। कुछ लोग होती हैं लेडीज़ जो पापड़ बेलती हैं, पापड़ बनाती है, पापड़ की फैक्ट्री, जैसे कि लिज्जत पापड़ पहले यही था, सेल्फ हेल्प ग्रुप था कि बहुत सारी औरतों ने मिलकर पापड़ बेलना शुरू किया। फिर पापड़ धीरे धीरे वो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकने लगे, उनका प्रॉफिट हो गया, तो वो एक बाद में वो कंपनी बन गई। लेकिन कोई कंपनी नहीं बनती अगर बहुत ही सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग हैं, उनको भी लोन की ज़रूरत होती है चीज़ों के लिए। तो कुछ बैंक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी अब लोन देने लग गया है। इनफैक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप भी लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। ये बैंक रूरल एरिया के अंदर ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा चलती है कि आसपास के लोग इकट्ठे हुए अपनी कमेटी बनाई कि कमेटी के बाद जो है वो इस तरीके का लोन जो है वो हमें देंगे। नाउ चैप्टर नंबर 3 जो है वो इतना है, बट चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर हम काफ़ी डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आई होप आप हमारे साथ बने हुए हो इस मैराथन के अंदर, इकोनॉमिक्स के मैराथन के अंदर। ये बहुत ज़रूरी है। आपके आई होप कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो तो आप इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये GS1 का भी टॉपिक है, GS3 का भी टॉपिक है। ठीक है। और डेली आप न्यूज़पेपर अगर कहीं पढ़ते हो तो आप इन टर्म्स का नाम जो है वो ज़रूर सुनोगे, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकॉनमी। ठीक है। अब आप देखो ना, आप लोग को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, मैकडॉनल्ड्स के बारे में पता होगा, डोमिनोज के बारे में पता होगा, KFC के बारे में पता होगा, है ना। बहुत सारे ब्रांड्स के बारे में पता होगा, H&M के बारे में, ज़ारा के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आई हैं? वो फॉरेन कंपनीज़ हैं। लेकिन वो फॉरेन कंपनीज़, आईफोन सबसे बड़ा एग्जांपल। तो अगर ये फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में आके कैसे काम कर रही है? क्योंकि हमारी इंडिया ने इकॉनमी जो है वो ओपन कर दी थी और डिसाइड किया था कि अब हम फॉरेन कंपनीज़ को भी इंडिया के अंदर आने देंगे ताकि हमारा भी मार्केट जो है वो फ़ॉरेन के अंदर जाए। जैसे कि हमारा हल्दीराम जो है बीकानेर वाला है, लिज्जत पापड़ है, और इनफैक्ट रिलायंस ट्रेंड्स जो है वो फॉरेन मार्केट के अंदर भी उनके शॉप जो हैं वो और आउटलेट जो हैं वो खुले हुए हैं। ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। ठीक है।
ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे हमने अपनी इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म किया कि अब हम सब इंडिजीनियस नहीं, अब हम मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जो कि फॉरेन कंपनीज हैं, उनको भी हम अब इंडिया के अंदर आने देंगे, ताकि हमारा दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड जो है वो अच्छा बढ़ता रहे, रेगुलर लेवल पे बढ़ता रहे। देखे होंगे कॉल सेंटर्स में ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ है, कंप्यूटर्स वगैरह पे काम करते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसलिए बोला जाता है कि इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है। अब जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वो ग्लोबली प्रोड्यूस की जा रही है और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि यहाँ के रूल्स जो है वो फॉरेन कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल हो और फॉरेन कंपनीज़ के रूल जो हो वो यहाँ के लिए एप्लीकेबल हो। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उनके रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। दैट्स प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। ये कंपनीज देखो, एमएनसी अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है और मनी जो ये यहाँ पे लैंड एक्वायर करती है, बिल्डिंग, मशीन्स वगैरह, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एमएनसी। जो फॉरेन कंपनीज आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हम कहीं जाके फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे उस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन वाले लोग बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट करती है तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलती है। लोगों को ज़रूरी नहीं कि अगर बर्गर खाना हो तो लोगों को यूएस जाना पड़े, उनको इंडिया में भी बर्गर मिल जाता है। सिमिलरली क्लोथ्स पे भी एप्लीकेबल होता है। ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं। दैट इज़ दैट ओनली। अब एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जूतों के लिए थाईलैंड जाना पड़े, ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छी टी शर्ट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े। सारे मार्केट जो हैं वो इस तरीके से इंटरलिंक्ड है। जब हम आईआर पढ़ेंगे तो इन्हीं मार्केट्स के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। एक तो होगा डब्ल्यूटीओ, एक होगा आसियान, एक होगा साफ्टा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो करंट अफेयर्स की हैं, वो यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है। और इन कॉन्सेप्ट को तभी अच्छे से समझा जा सकता है जब आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। जैसे आप देखते हो चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया के अंदर है, इंडियन के भी बहुत सारे भुजिया पापड़ जो हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हमें देखने को दिखाई देते हैं। तो हम एक तरीके से अपने मार्केट को क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। जहाँ पे एक कार भी अगर मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे कि आप देख लो मोटर्स, फोर्ड की मोटर्स है, वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है लेकिन ये फॉरेन कंपनी है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पूरा उनका है लेकिन हमें वो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो मेक कर रहे हैं। सिमिलरली टाटा की कार भी जो होगी वो फॉरेन मार्केट के अंदर है। तो बेसिकली इट इज़ अ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्टनेस बिटवीन द टू कंट्रीज़। ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ये कंपनीज़ जो हैं वो इन्वेस्ट करती है और उनको इसी तरीके का यूज़ जो है और आउटपुट जो है वो मिलता है। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इनेबल करते हैं ग्लोबलाइजेशन में? फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली अगर आप ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे कि देखिए ना किस तरीके से मटेरियल को लिया जा रहा है, शिप होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, प्रॉपर कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आसान बनाती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद अगर देखो आईटी फ़ोन, फैक्स, ग्राफ्स, देन यूथ होना चाहिए उतना एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो है वो फैक्टर करती है। ठीक है, इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन होना चाहिए, इतना लैंड होना चाहिए, इतनी गवर्नमेंट सर्विसेज होनी चाहिए जो उनको प्रोवाइड करा सके। देन अब ऑब्वियसली लैंग्वेज होनी चाहिए। दैट्स वाई इंग्लिश इज कॉल्ड एज ग्लोबल लैंग्वेज। लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अब बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना के माल बड़े सस्ते होते हैं। ठीक है, और हम सेम टॉय अगर इंडिया के अंदर 1000 रुपये में मिल रहा है और चाइना उसको अगर 700 रुपये में बेच रहा है तो हम ऑब्वियसली चाइना के टॉय को खरीदेंगे मार्केट के अंदर। तो गवर्नमेंट जो है वो कई बार ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि इनका चाइना के इन मालों का इम्पोर्ट जो है वो इंडिया में नहीं होगा। ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रेड बैरियर, कि ट्रेड के अंदर जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना। लेकिन हमने ये बैरियर्स जो हैं वो हटा दिए थे, जिसकी वजह से अब चाइना के जो सस्ते टॉयज़ हैं वो इंडिया मार्केट में भी मिलते हैं और हम उनको खरीदते हैं। तो दिस रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, कि आपने अपनी इकॉनमी को लिबरल कर दिया है कि ठीक है सस्ते प्रोडक्ट भी बेचो, महंगे आके प्रोडक्ट भी बेचो। तो देखो ना, ज़ारा महंगे प्रोडक्ट बेचता है, H&M
महंगे प्रोडक्ट बेचता है, मार्क एंड स्पेंसर महंगे प्रोडक्ट बेचता है, बट वहीं अगर आप चाइनीज़ के कोई गुड्स देख लो तो वो सस्ते प्रोडक्ट्स में बेच देते हैं। लाइट्स जो देख लो सस्ते में बेच देती है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कि हम इतना आत्मनिर्भर बन जाए कि हमें अपने मार्केट के अंदर चाइनीज़ के लोगों की या यूएसए के प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड नहीं रहे, इंडियन गुड्स की जो डिमांड जो है वो बढ़ती रहे। तो इन चीज़ों को हम कहेंगे रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट नोन एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि ट्रेड बैरियर ज़्यादा नहीं है, तो कंपनीज अपने इंडिविजुअल डिसीजंस जो है वो अच्छे से ले सकती है, फ्रीली ले सकती है। ठीक है, अपना कितना जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकती है, जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकती है। इसके लिए डब्ल्यूटीओ बनाया है। डब्ल्यूटीओ का पूरा इवोल्यूशन जो है वो मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस में बताऊंगी, बट इतना ध्यान रखना डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ट्रेड को रेगुलेट करता है। ठीक है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है, और बहुत सारी कंट्रीज इसके इनका पार्ट है जिनको डब्ल्यूटीओ का रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस बेसिस पे रूल्स बने हैं, वो सारी चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस होगी। लेकिन ध्यान रखना हर वर्ल्ड पे कोई ना कोई लेवल पे ह्यूमन राइट की बात करें तो ह्यूमन राइट पे आपका वर्ल्ड पे लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड का बना हुआ है। नाउ दिस इज़ अ मेंस क्वेश्चन, आप अपने खुद का एनालिसिस कीजिए और मुझे बताइए कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। कुछ लोग इसको पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ इसको नेगेटिव बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं स्किल्स बढ़ेगी, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हेल्थ बढ़ेगा, इंडिया की टॉप कंपनीज जो होंगी वो अच्छा compete करेंगी अगर उनको कंपटीशन अच्छा मिलेगा तो। ठीक है, और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसके बहुत सारे नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंडियन कंपनीज पे प्रेशर आ जाएगा, देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो इंडियन कल्चर में ढल नहीं पाएंगे खुद को। तो ये काफ़ी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन आप इनकी एक लिस्ट बनाइए और मुझे या फिर कमेंट के अंदर भी करके भी बता सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, और वैसे इंडिया देखो कॉलोनियल पावर से था, वो उठ के आया है। ठीक है, कॉलोनियल पावर से उठ के आया, तो उनको एक तरीके का डर ये भी रहता है कि जब इंडिया में इंग्लिश आए थे, पोर्तुगीज़ आए थे और फ्रेंच आए थे, वो बेसिकली ट्रेड पर्पस से आए थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ट्रेड के नाम पे बहुत हमें आज़ाद नहीं किया, हमें एक तरीके से जंजीरों में डाल दिया। ठीक है, हम स्लेव बन गए थे एक तरीके से उनके। तो ऐसा ना हो कि फॉरेन मार्केट्स भी इतना हमें लूट ले कि हमारी रियल इकॉनमी जो है वो हैम्पर कर जाए। इसलिए लोग जो है वो इस पर डिबेट करते रहते हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन सही है हमारी कंट्री के लिए या नहीं है, लिबरलाइजेशन सही है कि नहीं है। तो ये आपके भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको देखने चाहिए, और आप इन पे पॉइंट्स जो है वो बना सकते हो। देखिए, तो कुछ भी बोलो, हम सभी आज ग्लोबलाइजेशन के शिकार हैं। हर किसी को पिज़्ज़ा पता है, हर किसी को पास्ता पता है, हर किसी को बर्गर पता है। लेकिन पहले एक ज़माना था, जगह अपने फोर फादर से पूछें तो हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें क्या होती है। नाउ आई होप आप मेरे साथ इस मैराथन में बने हुए हो। नाउ अभी हम लास्ट चैप्टर करते हैं, कंज्यूमर राइट्स। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास इकॉनमी। ये चैप्टर अगर आप देखो करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो या गुड्स कर रहे हो, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोविजन दे रखे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराने प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो आप इनको करंट अफेयर्स के अंदर कीजिए, क्योंकि अब जो प्रोविजंस जो हो गए हैं वो चेंज हो गए हैं। तो कंज्यूमर राइट की अगर बात करें, नाम से ही पता चलता है उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता के अधिकार की हम बात करें कि जैसे कि मान लो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं कि ज़ोमैटो पे इतने रुपीस का फ़ाइन लग गया है, मैकडॉनल्ड्स पे इतने रुपीस का फ़ाइन लग गया है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट में चला गया है। कुछ बहुत सारे परफ्यूम वाली कंपनीज होती हैं, उन पे भी कंज्यूमर केस फाइल कर देते हैं। देखिए, कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती है, शायद उनकी टैगलाइन को लेके या उनके एडवर्टाइजमेंट को लेके, या फिर उन्होंने फेक प्रोडक्ट बेचा हो या गलत प्रोडक्ट बेचा हो, उनके बेसिस पे। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट का अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो उसके अंदर कंज्यूमर को अपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा ज़ोमैटो या स्विगी के अंदर अगर आप देखो कोई सपोर्ट होता है एक। ठीक है, आप मेल करते हो, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो या तो वो आपको रिफ़ंड करते हैं या आपकी हेल्प करते हैं या आपको नया प्रोडक्ट रिप्लेस करके देते हैं। सिमिलरली ज़ेप्टो के अंदर भी। तो इंडिया के अंदर कंज्यूमर राइट्स को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है कि उपभोक्ता ही सर्वोपरि है, वही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो उनकी बात को हम रखेंगे और उनको सही हम अपना सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर कई बार फेक चीज़ें बेची जाती है ब्रांड के नाम पे, कई बार कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो है वो कोर्ट के अंदर केस जो है वो फाइल कर सकता है। कुछ भी प्रोडक्ट जिन जो बेबीज़ के लिए हार्मफुल हो या खुद के लिए हार्मफुल हो या साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो। ठीक है, वेजिटेरियन की जगह भी आपने देखा होगा कि एक रेस्टोरेंट के अंदर किसी को नॉनवेज सर्व कर दिया गया था,
वेज वेजिटेरियन ऑर्डर के नाम पे। फिर उन्होंने जब बिल में देखा तो वहाँ पे उन्होंने केस फाइल किया। आई थिंक उनको काफ़ी ज़्यादा लाखों का जुर्माना जो है वो भरना पड़ा है। तो कंज्यूमर मूवमेंट जो इंडिया के अंदर हुआ था वो बेसिकली इसलिए था कि अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो की जा रही थी, फूड शॉर्टेज जो की वजह से, होल्डिंग जो हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, जिसकी वजह से यहाँ पे एक 1970 के अंदर मूवमेंट चालू हुआ और बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए गए। बट फाइनली कंज्यूमर को लेके लॉज जो है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट बनाए गए और एक कोपरा एक्ट बनाया गया। ठीक है, कोपरा के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कोपरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको बिल्कुल करंट अफेयर्स के अंदर पढ़िए, क्योंकि वहीं पे ही आपका ये जो है वो यूज़ आएगा। ठीक है, अभी जो भी आप देखते हो कि हर गुड्स पे जो भी आप खरीदते हो पीछे इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है, कितना फैट है, कितना कैलोरीज है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, एक से एक्सपायरी डेट क्या है, ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है, एफएसआई का उसमें टैग है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पीछे दी रखी होती है इन्फॉर्मेशन। तो इनका कहने का मतलब है कि हमें इंसान को पूरा राइट है कि ही शुड बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर शुड बी इन्फॉर्म अबाउट सर्विसेज एंड गुड जो कि वो खरीद रहा है। ठीक है, तो जब भी आप कोई पैकेट खरीदते हो या कुछ भी खरीदते हो या इनफैक्ट कोई से सर्विस भी लेते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानना आपका पूरा पूरा अधिकार है। वो आपको बिल्स के थ्रू भी मिलता है और प्रोडक्ट के पीछे भी लिखा हुआ जो है वो मिलता है। अगर चॉइस को डिनाइड कर दिया जाता है आपका, ठीक है, जैसे आपके पास चूज़ है, आपके पास राइट टू चूज़ है। राइट टू चूज़ का मतलब होता है कि आप अगर मार्केट में जाते हो तो आपका मन करता है कि आप हाइड एंड सीक का बिस्किट खरीदना चाहते हो या बॉर्बन का खरीदना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। तो आपकी चॉइस को कभी भी जो बेचने वाला है वो डिनाइड नहीं कर सकता। अगर आपने हाइड एंड सीक माना है तो उसको हाइड एंड सीक ही देना है। तो ठीक है, तो यू हैव अ राइट टू चूज़ योर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर को जस्टिस मिलता है। ठीक है, राइट टू सीक, राइट टू सीक, कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू सीक। उनको वो राइट टू सीक है कि उनको रिड्रेसल जो है वो मिल जाती है अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो उनको प्रॉपर जो भी अनफेयर प्रैक्टिस होती है ट्रेड के अंदर, उनको पूरा राइट है कि वो जाके कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं और उनके ऊपर फाइन जो है वो लगाया जा सकता है। ऐसे ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो, पहले आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद ऊपर जाता है वो केस। ठीक है, अब यही आपको देखना है करंट में कि क्या क्या है। इसके बाद हमें कंज्यूमर के पास राइट है कि राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब होता है कि वो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर खुद प्रेजेंट कर सके केस को। कंज्यूमर शुड बी वेल इन्फॉर्म, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, कोपरा का बहुत इंपॉर्टेंट ये है जिसको बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। कंज्यूमर मूवमेंट चालू हुए थे, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर मूवमेंट की वजह से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो प्रोवाइड किया गया था। और इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू डील विद कंज्यूमर रिड्रेसल, जो कि मैंने आपको अभी बताया गया था। तो मोस्टली कंज्यूमर एक्ट जो होता है वो जनरली आपका इसी पे लगेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इसका जो है वो लगेगा, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास तो इतने पेपर्स होते नहीं हैं। देन ऑब्वियसली आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही लगेगा। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोगों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डेटाज हैं, फालतू टेबल है, इसने कितने केसेस किए थे, लाइक दैट। इतना ही है इकोनॉमिक्स की 10th क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए प्रॉपर तरीके से। और मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले चैप्टर के तो नोट्स बना लीजिए अपनी फॉर्म की, अपनी लैंग्वेज में, और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करके देख लीजिए। एक या दो क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने। ठीक है, 4th चैप्टर के नोट्स हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। 3rd को हम स्टैंडर्ड बुक से और डिटेल में पढ़ेंगे। 2nd चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिसको आप 9th क्लास के एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो, और उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर हम चारों चैप्टर्स की बात करें तो सिर्फ इस एनसीईआरटी से कम आप समझ लो 10 से 12 पेजेस के नोट्स बन जाएंगे। A4 साइज लूज शीट्स के अंदर आप नोट्स बना सकते हो आगे पीछे करके, और वो इम्पॉर्टेंट है। इसको रिवाइज कीजिए, एक दिन के अंदर आपका काम है, एक दिन लेके बैठोगे एनसीईआरटी को, तो अगर 5 चैप्टर हैं तो आपकी लगभग 6 से 7 घंटे के अंदर ये एनसीईआरटी जो है विद नोट्स के साथ कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई होप ये मैराथन आपके लिए यूज़फुल रह रही हो। अगर यूज़फुल रह रही हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।
एंड लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट मैराथन जो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, उसके बाद हम बजट और इकोनॉमिक सर्वे, देन हम न्यू सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।